हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है डिजिटल एग्जाइल। ठीक है। अ डिकेड लॉन्ग ट्रेंड इन डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया crescendoed last week when a slew of social media accounts operated by independent activists and journalists were blocked। कह रहा है कि ये जो एक 10 सालों से ट्रेंड चला आ रहा था डिजिटल गवर्नेंस का, एक तरीके से डिजिटल जितनी भी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करना का, भारत में क्रेसेंडोड वो अपनी चरम पर पहुंच गया, सबसे पीक पे पहुंच गया लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, जब व्हेन अ स्लीव ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट, जब बहुत सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट थे, स्लीव का मतलब है बहुत सारे, ऑपरेटेड बाय इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट, जो कि इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट द्वारा चलाए जाते हैं और जर्नलिस्ट द्वारा चलाए जाते हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया। अपेरेंटली कह रहा है जाहिर तौर पर फॉर क्रिटिसाइजिंग द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओवर हिज गवर्नमेंट्स वेस्ट एशिया पॉलिसीज, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने पर, जो कि उनकी गवर्नमेंट का स्टांस है मिडिल ईस्ट को लेके, ईरान और इजराइल और जो यूएस का वॉर है उसको लेकर, एंड द एलपीजी क्राइसिस, और जो भारत में एलपीजी की क्राइसिस है, समस्या उसको लेकर कुछ ऐसे मतलब इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट ये सरकार की आलोचना कर रहे थे, प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे थे, उसकी वजह से इनका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है, ऐसा राइटर का मानना है। इन 7 ईयर, 7 सालों में, फ्रॉम 2014 टू 21, 14 से 2021 में, द नंबर ऑफ यूआरएल पोस्ट एंड अकाउंट्स ब्लॉक्ड बैलून फ्रॉम 470 टू 19,800। कह रहा है कि 7 सालों में 2014 से 21 में जो नंबर ऑफ यूआरएल्स हैं, मतलब वेबसाइट्स हैं, पोस्ट्स हो गए, लोग जो पोस्ट करते हैं उनकी बात हो रही है, और अकाउंट हो गए, उनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। बैलून का मतलब बहुत तेजी से बढ़ जाना, पहले 470 था, फिर वो बढ़कर 9,800 हो गया। सिंस देन, तब से, देयर इज एविडेंस दैट इंटायर अकाउंट, स्पेशली इफ दे वर पब्लिशिंग पॉलिटिकली अनफेवरेबल कमेंट्स, कह रहा है तब से इस बात के सबूत हैं कि सारे अकाउंट्स जो कि खासकर मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ अच्छे कमेंट्स नहीं कर रहे थे, वर बीइंग ब्लॉक्ड, उनको ब्लॉक कर दिया गया था। देयर वॉज अ वेव ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना या किसी चीज में रोक लगाना। कह रहा है कि एक लहर सी आई थी सेंसरशिप में ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट, जब हमारे देश के किसान आंदोलन कर रहे थे इन 2020-21 में। द गवर्नमेंट रिस्टोर्ड मैनी अकाउंट्स आफ्टर इंटरनेशनल आउटक्राई। आउटक्राई का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हंगामा या विरोध होने पर। कह रहा है कि भारत की सरकार ने बहुत से अकाउंट्स को दोबारा से रिस्टोर कर दिया, मतलब दोबारा से उनको चलाने के लिए अनुमति दे दी, जब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एक तरीके से विरोध होने लगा उसके बाद। बट दिस ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड, कह रहा है कि मगर इस घटना ने यह दर्शाया दैट इट वॉज नॉट बियॉन्ड मास सेंसरशिप, कि सरकार जो है वो मास सेंसरशिप करने से पीछे, मतलब वो मास सेंसरशिप भी कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में लोगों के अकाउंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। सिमिलरली कह रहा है कि उसी प्रकार से द गवर्नमेंट यूज इमरजेंसी पावर, सरकार ने इमरजेंसी पावर का यूज किया था अंडर द आईटी रूल्स टू ब्लॉक लिंक्स टू बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इन 2023, कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 2023 की एक कोई डॉक्यूमेंट्री थी, उसको ब्लॉक करने के लिए सरकार ने इमरजेंसी पावर का यूज करते हुए आईटी रूल्स के तहत बीबीसी को ब्लॉक किया था, which also expanded the definition of what constituted a threat to public order। कह रहा है कि ये जो घटना है ये एक बार फिर से क्या चीज खतरे की है, क्या चीज लोगों के लिए खतरा है, उसकी परिभाषा को और ज्यादा व्यापक बनाती है। मतलब ये दर्शाती है कि कितनी ज्यादा चीजें खतरनाक हो सकती हैं। बट वेन ट्विटर चैलेंज सेवरल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, कह रहा है लेकिन जब पहले का ट्विटर, जो कि आज एक्स के नाम से जाना जाता है, उसने बहुत से जो ब्लॉकिंग ऑर्डर थे सरकार की तरफ से आए थे उसको चैलेंज किया बिटवीन 2021 एंड 22, 2021-2022 में, इन द कर्नाटक हाई कोर्ट में। द हाई कोर्ट डिसमिस द प्ली, तो हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को डिसमिस कर दिया, एक तरीके से खारिज कर दिया, एंड फाइन ट्विटर फर्दर इम्बोल्डनिंग द स्टेट टू सेंसर अकाउंट, और उसके बाद ट्विटर को जो है
फाइन भी किया उन्होंने, उसका फाइन भी लगाया। और इस जो स्टेप लिया हाई कोर्ट ने, उससे क्या हुआ कि सरकार को और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला कि वो अकाउंट्स को बैन कर सके। एम्बोल्डनिंग मतलब और ज़्यादा स्ट्रेंथ देना और ज़्यादा हिम्मत बढ़ाना। In Shreya Singhal 2015, the Supreme Court of India upheld Section 9A of IT Act 2000, IT Act 2000। कह रहा है कि श्रेया सिंघल 2015 केस में भारतीय की उच्च अदालत ने 69A IT Act 2000 को वैसे के वैसे ही रखा, उसको रोक के रखा, प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसीजरल सेफगार्ड। और इसका कारण ये था कि इस IT 69A में कुछ ऐसे प्रोसीजर रूल्स थे, कुछ ऐसे प्रोसीजरल सेफगार्ड थे जो कि इन कानूनों को मजबूत बनाते थे। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का मतलब हो गया कि ऐसी कुछ प्रक्रिया, ऐसे कुछ कानून जो कि बताते हैं कि किस दशा में किस तरीके से अब कानूनी जो कानून है उसको आप यूज कर सकते हैं। इंक्लूडिंग रिक्वायरिंग रीजन ऑर्डर्स एंड जुडिशियल रिव्यू। अगर आप किसी भी अकाउंट को ब्लॉक करते हैं तो 69A IT Act 2000 के अंतर्गत आपको एक तरीके से लॉजिक बताना होगा कि आपने ऐसे ऑर्डर्स क्यों निकाले, और वो उसमें जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, मतलब कोर्ट उसकी समीक्षा भी कर सकता है उस ऑर्डर की कि वो सही भी है कि नहीं है। इन प्रैक्टिस कह रहा है कि प्रैक्टिकल रूप से हाउएवर, हालांकि द गवर्नमेंट हैज बीन डाइल्यूटिंग द सेफगार्ड्स थ्रू एन एक्सपेंसिव यूज ऑफ रूल 16 ऑफ द 2009 ब्लॉकिंग रूल्स। कह रहा है कि सरकार जो है वो इन कानूनों को डाइल्यूट कर रही है, मतलब कमजोर कर रही है, रूल 16 2009 का बहुत ज्यादा यूज करके, एक्सपेंसिव मतलब व्यापक तरीके से रूल 16 का यूज कर रही है अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए, विच रिक्वायर्स ब्लॉकिंग प्रोसीडिंग्स टू बी कॉन्फिडेंशियल। जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपको किसी भी अकाउंट को ब्लॉक करना है तो सरकार जो है इसको कॉन्फिडेंशियल रख सकती है, मतलब गुप्त रख सकती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो कानून है। दो कानून क्या हो गया, एक सेक्शन 69A IT Act 2000 है जिसमें सरकार को एक तरीके से रोकने के लिए कुछ कानून है, मगर सरकार क्या कर रही है कि रूल 16 का यूज कर रही है 2009 वाला, जिसमें यह बताया गया है कि ये जो ब्लॉक करने की प्रक्रिया है, पूरा प्रोसीजर है, सरकार देश हित में उसको गोपनीय रख सकती है, कॉन्फिडेंशियल रख सकती है। ठीक है। When this स्टिपुलेशन का मतलब होता है स्पेसिफिक कंडीशन या कोई रूल। यहाँ पे मतलब आ रहा है स्पेसिफिक कानून से। कह रहा है कि जब सरकार इस स्पेसिफिक कानून को इज इन्वोक मतलब लागू करती है टू विद होल्ड ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, की जो उन्होंने ऑर्डर्स निकाले हैं उनको अपने पास रखती है, किसी को बताना नहीं है उन्हें, और देयर रीजंस, और उसके पीछे का रीजन भी नहीं बता रहा है किसको, फ्रॉम अफेक्टेड पार्टीज, जो कि पार्टीज जो लोग अफेक्टेड हुए हैं इस कानून से या जिनके अकाउंट ब्लॉक किए गए। तो कह रहा है कि जब सरकार ऐसे स्पेसिफिक कानून का यूज करती है कि वो रीजन भी नहीं बताती है क्यों उनके जो अकाउंट से ब्लॉक हुए हैं या फिर क्यों उनके जो ऑर्डर्स हैं वो किस वजह से हुए हैं, इट अंडरमाइंस, कह रहा है कि वो कमजोर करती है देयर एबिलिटी, उनकी क्षमताओं को, टू चैलेंज द एक्शन इन कोर्ट, ताकि वो गवर्नमेंट के जो एक्शन है उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकें। eroding the very safeguard that justified the constitutionality of section 69A। कह रहा है कि इसकी वजह से जो ये सेक्शन 69A के सेफगार्ड्स हैं, मतलब जो रूल्स हैं, उसको कमजोर कर रही है, इरोड कर रही है, जो कि संवैधानिक रूप से जस्टिफाइड है। मतलब एक तरीके से सरकार ये जो कदम उठा रही है, लोगों को रीजन नहीं बता रही है, इस जो 2009 वाला एक्ट है उसको बार बार यूज कर रही है, उससे जो सेक्शन 69 के ए के जो कानून है जो कि सेक्शन 69A को संवैधानिक बनाते हैं उसको ही कमजोर कर रही है। थोड़े कानूनी भाषा है, इसको थोड़ा सा टफ लगेगा ये। द 2009 रूल्स, कह रहा है कि जो 2009 के रूल्स हैं, ऑल्सो रिक्वायर ब्लॉकिंग ऑर्डर्स टू बी रिव्यूड बाय अ कमिटी कंपोज्ड अंडर द IT रूल्स 2009। उसमें भी एक तरीके से ये जो ऑर्डर होते हैं ब्लॉक करने वाले, उसकी भी एक कमेटी होती है कि जो कि समीक्षा करती है कि ये ऑर्डर सही है कि नहीं है IT रूल 2009 के अंतर्गत। Yet दिस इज एन एंटायरली एग्जीक्यूटिव बॉडी। कह रहा है कि उसके बावजूद भी ये जो कमेटी बनाई जाती है वो एक तरीके से पूरी तरीके से सरकार का हिस्सा होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो, मतलब सरकार से ही उनका कनेक्शन होता है।
एंड हैज नेवर ओवरटर्न अ गवर्नमेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर, और इन्होंने कभी भी गवर्नमेंट के ऑर्डर को पलटा नहीं है। In fact, the government is openly and systematically bypassing the rights to be heard। कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो खुले तौर में और एक सिस्टम के तहत जो लोगों के राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको सुने जाने के, उसको बाईपास कर रही है, नजरअंदाज कर रही है। एंड वायलेटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि जितनी सजा दी गई, मतलब जितनी सजा की है, जो भी गलतियां करी हैं उस हिसाब से दंड देना। तो कह रहा है एक तरीके से उल्लंघन है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का भी। रूल 16 इज अ प्रोसीजरल रूल। कह रहा है कि जो रूल 16 है वो एक तरीके से ऐसा रूल है जो कि बताता है कि किस तरीके का प्रोसीजर होना चाहिए जब आप किसी के अकाउंट ब्लॉक करने जा रहे हैं, या फिर आप किसी को डिजिटल दुनिया में ब्लॉक कर रहे हैं। येट द गवर्नमेंट, कह रहा है कि लेकिन गवर्नमेंट जो है इज यूजिंग इट टू ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्री स्पीच, कि जो गवर्नमेंट है वो इस रूल का इस तरीके से यूज कर रही है कि लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है फ्री स्पीच का, उसको एक तरीके से नजरअंदाज कर रही है या उनसे छीन रही है। वाइल शील्डिंग इटसेल्फ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, और अपने आप को कानूनी रूप से मतलब जुडिशियल रिव्यू होने से बचा रही है, एक तरीके से कि जो कोर्ट है वो इनके ऑर्डर की समीक्षा करें या जांच करें ये कि सही है गलत है, उस चीज से अपने आप को बचा रही है। अ पर्सन्स इंटायर अकाउंट बीइंग ब्लॉक्ड अमाउंट्स टू अ डिजिटल एग्जाइल। कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का पूरा जो अकाउंट है वो ब्लॉक्ड हो जाता है तो एक तरीके से उसको डिजिटल एग्जाइल दिया जा रहा है। एग्जाइल का मतलब होता है किसी को देश निकाला कर देना, तो इंटरनेट से उसको एक तरीके से देश निकाला कर दिया जा रहा है उनका। रिमूविंग द पर्सन फ्रॉम द पब्लिक स्क्वायर, और एक तरीके से उस व्यक्ति को लोगों के बीच से हटा दिया जा रहा है। विच इज अ हॉल मार्क ऑफ एन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट रादर देन ऑफ अ लिबरल डेमोक्रेसी। कह रहा है कि ये एक तरीके का हॉल मार्क है, एक तरीके की निशानी है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की, मतलब जो लोगों के अधिकार के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ रूल कर रही है कुछ लोगों द्वारा, और ये एक लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है। The government's plan to decentralize the blocking powers to multiple ministries could effectively create a regime of arbitrary censorship। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट का सरकार का प्लान है कि ये जो ब्लॉकिंग पावर्स हैं, मतलब अकाउंट को ब्लॉक कर देना, तो ये जो पूरी पावर्स हैं इसको अलग अलग मिनिस्ट्रीज में बांट रही है। डिसेंट्रलाइज मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज को ताकत दे रही है। उससे क्या होगा, कुड इफेक्टिवली क्रिएट अ रिजीम ऑफ आर्बिट्रेरी सेंसरशिप। एक ऐसा सरकार बन जाएगी, एक ऐसा माहौल बन जाएगा जिसमें मनमाने तरीके से लोग ब्लॉकिंग स्टार्ट कर देंगे, सेंसरशिप स्टार्ट कर देंगे। आर्बिट्रेरी मतलब मनमाने तरीके से। वेयर एनी डिपार्टमेंट, जहां पर कोई भी डिपार्टमेंट कैन साइलेंस अ क्रिटिक, वो अपने आलोचना करने वाले को चुप करा सकता है विदाउट द स्पेशलाइज्ड ओवरसाइट, और उनके ऊपर निगरानी रखने वाला कोई होगा भी नहीं। हाउएवर फ्लॉड ऑफ द आईटी मिनिस्ट्री। कह रहा है कि ये एक जो है खामी है आईटी मिनिस्ट्री की। ठीक है, फ्लॉड मतलब खामी, कमी। तो ये जो हमारा पूरा आर्टिकल था वो था ब्लॉकिंग के ऊपर, कि सरकार ने एक निर्णय लिया है। कुछ ट्विटर में कुछ या फिर एक्स आप लोग यूज करते हो तो उसमें कुछ अकाउंट्स थे उनको ब्लॉक करने का। हालांकि ये अपना राइटर का व्यू है, क्योंकि मैंने भी वो अकाउंट देखे थे, तो वो सरकारों की आलोचना ना कर भारतीय जवानों की या भारतीय जो आर्मी है उनकी मजाक उड़ा रहे थे, और उसको कंपेयर वो अमेरिकन फोर्सेस की जो लंबे लोग होते हैं उससे कंपेयर करते हुए उनको नीचा दिखा रहे थे भारतीय आर्मी को। तो एक तरीके से मजाक जब उड़ाया गया तो उसके बाद सरकार ने इस एक्शन को लिया। अपने अपने लोगों के व्यू होते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप पहले न्यूज़ को पढ़ें, न्यूज़ को समझें, उसके बाद किसी के व्यू को, किसी के जो वो समझते हैं उसको ना सच मान लें, आप चीज़ों को देखें, समझने के बाद ही निर्णय लें कि कौन सही है कौन गलत है। मेरे हिसाब से सरकार यहाँ पे बहुत गलत नहीं है। हाँ, पिछले कुछ केसेस में हो सकता है उन्होंने इस पावर का गलत यूज किया हो, मगर इस समय जो, क्योंकि कुछ लोगों ने, मैंने खुद देखा है कि ट्विटर में ऐसे तरीके से मतलब अकाउंट्स को अपना यूज किया है कि उसमें आर्मी की उन्होंने बुराई करी है और बहुत ही गलत गलत बातें बोली, उसके बाद ही सरकार ने इस तरीके का कदम उठाया है। तो कोई बात नहीं, ये राइटर के अपने व्यूज होते हैं, हमारे भी अपने व्यूज होते हैं, तो यही डेमोक्रेसी है। तो अब चलो क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कह रहा है पैसेज के अनुसार, व्हाट स्पेसिफिक लीगल डेवलपमेंट इन 2022 फर्दर इम्बोल्डेंड द स्टेट टू सेंसर डिजिटल अकाउंट। कह रहा है कि किस तरीके की कानूनी
डेवलपमेंट हुआ था 2022 में, जिससे सरकार को और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल गई अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए। अगर याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो एक्स की जो क्या कहते हैं डिमांड थी कि वो उन्होंने चैलेंज किया था गवर्नमेंट को, उसको उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और ट्विटर के ऊपर फाइन भी लगाया था, है ना। तो ये हो जाएगा द कर्नाटका हाई कोर्ट डिसमिसल ऑफ ट्विटर्स प्ली एंड द सब्सिक्वेंट फाइन इट इम्पोज। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। Why did the Supreme Court originally uphold Section 69A of the IT Act 2000 in the Shreya Singhal case 2015? कह रहा है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 69A IT Act 2000 को अपहोल्ड करके रखा था श्रेया सिंघल 2015 केस में। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो सेक्शन 69A IT Act 2000 है उसमें कुछ प्रोसीजर सेफगार्ड्स थे जो कि एक तरीके से, और जब सरकार से जवाब मांगते थे कि बताइए आपने ऐसा क्यों किया, और वो जुडिशियल समीक्षा के अंतर्गत भी आते थे, मतलब कोर्ट में उनको चैलेंज भी किया जा सकता था। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड करके रखा था। बिकॉज द सेक्शन वॉज डीम्ड नेसेसरी टू एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, नहीं, बिकॉज इट कंटेन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स लाइक रीजन ऑर्डर्स एंड द राइट टू जुडिशियल रिव्यू। यही पढ़ा था हमने, तो सी हमारा करेक्ट आंसर। How does the government use of Rule 16 of the 2009 blocking rules impact affected parties? कह रहा है किस तरीके से जो सरकार रूल 16 का यूज कर रही है जो कि 2009 एक्ट के अंतर्गत आता है, किस तरीके से जो अफेक्टेड पार्टीज है उनको प्रभाव डाल रही है ये चीज। इट प्रोवाइड देम विद अ स्पेसिफाइड ओवरसाइट कमिटी, नहीं, कोई भी क्या कहते हैं स्पेसिफाइड ओवरसाइट नहीं हो रही है, मतलब कोई भी कमेटी नजर नहीं रख रही है इसके ऊपर। इट इंश्योर दैट देयर राइट टू फ्री स्पीच इज प्रोटेक्टेड, कह रहा है कि ये सुनिश्चित करती है कि जो अभिभावकों के राइट है, अधिकार है फ्री स्पीच के, वो प्रोटेक्टेड रहे, नहीं। इट रिक्वायर्स ऑल ब्लॉकिंग प्रोसीजर टू बी कॉन्फिडेंशियल प्रिवेंटिंग पार्टीज फ्रॉम चैलेंजिंग द ऑर्डर्स। हाँ, एक तरीके से ये जो रूल है वो गोपनीयता को रखने के लिए जरूरी है। सरकार मतलब इसको चीजों को गोपनीय रखने के लिए यूज करती है, जिससे जो अफेक्टेड पार्टीज हैं वो कोर्ट्स में जाके सरकारों का जो डिसीजन है उसको चैलेंज नहीं कर सकती। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब एज अ हॉलमार्क ऑफ एन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट इन द कंटेस्ट ऑफ डिजिटल गवर्नेंस? कह रहा है कि ऑथर ने किस चीज को हॉलमार्क बताया है, सिंबल बताया है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का डिजिटल गवर्नेंस की कंटेक्स्ट में। उसने मतलब एक तरीके से जब सरकार ने लोगों के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, उनको लोगों के बीच से हटा दिया पूरी तरीके से, उसी को बताया था कि ये एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की निशानी है। द क्रिएशन ऑफ अ रिव्यू कमिटी कंपोज इंटायरली ऑफ मेंबर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कमिटी बॉडी, नहीं। द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ पर्सन फ्रॉम द पब्लिक स्क्वायर बाय ब्लॉकिंग देयर इंटायर डिजिटल अकाउंट, हाँ, पूरी तरीके से जिनके डिजिटल अकाउंट को ब्लॉक कर देती है सरकार और उनको लोगों के बीच से हटा देती है। इसी कंडीशन को ऑथर ने बोला था कि एक निशानी है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट लोगों को आज़ादी नहीं दे रही है फ्री स्पीच की और उनको उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर रही है। What is the author's primary concern regarding the plan to decentralize blocking powers to multiple ministries? कह रहा है कि जो लेखक है उसकी सबसे पहली चिंता क्या है कि जब सरकार कह रही है कि हम ब्लॉकिंग पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर देंगे मगर अलग अलग मिनिस्ट्रीज में बांट देंगे, तो इससे इस चीज को लेकर ऑथर जो है, जो लेखक है, वो चिंतित क्यों है? वो इसलिए चिंतित है, उसको लगता है कि हम मनमाने रूप से लोगों की अकाउंट ब्लॉक होने लगेंगे और उनके ऊपर कोई निगरानी करने वाला भी नहीं होगा। It will lead to an overly complex system where the IT ministry has too much specialized oversight, नहीं, किसी भी तरीके का जटिल सिस्टम नहीं है जहां पे IT मिनिस्ट्री के ऊपर कोई भी निगरानी नहीं है किसी भी खास तरीके की, ऐसी बात नहीं हुई है। It will result in arbitrary censorship where critics are silenced without proper oversight, हाँ भी करेक्ट है कि एक तरीके से मनमाने तरीके से सेंसरशिप लगने लगेगी, लोगों के अकाउंट ब्लॉक होने लगेंगे और जो आलोचक है सरकार या डिपार्टमेंट के उनको चुप करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्लोज टेस्ट है भाई, है एक बार पढ़ के देखो, छोटा लग रहा है आज। ठीक है, डायरेक्टली करते हैं। बिफोर वी इंटर द क्लाउड डैश स्नो कैप्ड हेलविलन, कह रहा है कि उससे पहले जब हम क्लाउड में जा पाते, जो कि हेलविलन पहाड़ी है जो कि बर्फ से घिरी हुई है, अगर उसके हम जो क्लाउड हैं उसके ऊपर जो दिख रहे हैं उसमें इंटर कर पाते, उससे पहले
आई ग्लांस बैक डाउन एट उल्स वाटर, कह रहा है कि मैंने एक बार अल्स वाटर को दोबारा जो नीचे है उसको देखा। अल्स वाटर एक लेक है, ये एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम में पाई जाती है, उसकी बात हो रही है। द अर्ली मॉर्निंग सन इज बर्स्टिंग अराउंड द डार्क कॉर्नर्स ऑफ हाई डोड एंड स्लीटफेल। स्लीटफेल और हाई डोड वहाँ पे एक पहाड़ी इलाके हैं यूनाइटेड किंगडम में। एक्चुअली ये पैसेज जो है वो यूके के लेक के बारे में या नेशनल पार्क के बारे में, इस वजह से ऐसे कुछ नाम मिलेंगे जो हम लोग शायद उतने अच्छे से ना जानते हो, फिर भी हम लोग मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि जो शुरुआती जो मतलब सुबह सुबह की जो सन की रेज हैं वो उन डार्क कॉर्नर्स की जो कि हाई डॉड और स्लीट फेल की जो हिले हैं वहां पे जो अंधेरा है उसको खत्म कर रही हैं। सेंडिंग अ फ्लश ऑफ लाइट अक्रॉस गोल्डन ब्रैकन। गोल्डन ब्रैकन एक पेड़ होता है, इमेज आप गूगल में सर्च करना तो आपको दिख जाएगा। तो वहां पे कह रहा है कि ये जो लाइट है वो पूरी फैल रही है, ये जो गोल्डन ब्रैकन टाइप के पेड़ हैं उससे वो और ज्यादा चमक रहे हैं। एंड ऑन टू द हैमर्ड सिल्वर ऑफ द लेक, और जो सिल्वरी कलर का लेक है उसके ऊपर भी चमचमाती हुई धूप पड़ रही है। क्या होना चाहिए? बिफोर वी इंटर द क्लाउड्स, ये क्लाउड्स कहां पर है? डैश स्नो कैप्ड हेलविन, ये हेलविन क्या है? पहाड़ी है। अंडरनीथ, अंडरनीथ होना चाहिए यहाँ पे, किसी के नीचे नहीं, नीचे वाली बात नहीं आ रही है। अमिस्ट का मतलब होता है किसी के माध्यम से या फिर किसी के बीचों बीच, अमिस्ट यहां नहीं आएगा, ठीक है। ऑफ का कोई मतलब नहीं है, तो यहां पे ऑन आना चाहिए। क्लाउड्स कहां पे हैं? ऑन स्नो कैप्ड हेलविन, जो स्नो कैप्ड मतलब पहाड़ियां जो हैं जिसमें बर्फे हैं उसके ऊपर ये है, यहां पर तुम्हारे क्लाउड्स हैं। तो यहां पे बेस्ट क्या होगा? ऑन होगा। फर्दर अवे टू द साउथ, कह रहा है कि दक्षिण की तरफ रैग्ड पैचेस ऑफ स्नो क्लिंग टू द हाई गलीज, पहाड़ियों के बीच में जो जगह होती है, कह रहा है वहां पर भी थोड़े थोड़े पैचेस में जो है वो स्नो पड़ी हुई है। द नियरेस्ट विलेज ग्लेन राइडिंग कैन बियरली बी सीन बिहाइंड द लीफलेस ट्रीज, कह रहा है कि जो सबसे पास वाला विलेज है ग्लेन राइडिंग जिसका नाम है, उसको हम शायद ही देख सकते हैं इन पेड़ों के बीच से। लीफलेस ट्रीज मतलब पतझड़ का मौसम टाइप का होगा, क्योंकि स्नो ही है वहां पर, पूरा ठंडक है, तो वहां पेड़ों में लीफ नहीं है, मगर इतना ज्यादा गहरा जंगल है कि उसके पीछे जो विलेज है उसको देख पाना मुश्किल है। ऑल आई कैन हियर इज द डैश ऑफ द स्ट्रीम, कह रहा है कि कुछ भी जो मैं अभी सुन सकता हूं वो स्ट्रीम की आवाज मीनिंग आ रहा है ना। तो रसल का क्या मतलब है यहाँ पे? रसल का मतलब होता है कि जो पत्तों की हल्की हल्की आवाज होती है उसकी उसकी बात होती है, तो यहाँ पे पत्तों की तो आवाज है नहीं। क्लैटर का मतलब होता है थोड़ा सा, अगर कोई मेटल से मेटल टकराते हैं या फिर ईंटे से ईंटे को टकराओ तो जो आवाज आती है ना उसको बोलते हैं क्लैटर, तो ये नहीं होगा। बेलो का मतलब होता है बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाना या गरजना। गर्गल का मतलब जो कि एक तरीके की पानी की आवाज होती है, तो आई कैन हियर इज द गर्गल ऑफ द स्ट्रीम, तो डी यहाँ पे बेस्ट आंसर है। डैश लेक लैंड सीन, इट इज द डैश लेक लैंड सीन, क्या होना चाहिए? कह रहा है कि ये जो सीन है वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है किसी भी लैंड सीन का, मतलब जहां पे लेक भी है, जहां पे बर्फ भी गिर रही है, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, तो कह रहा है बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। एपिटोम, एपिटोम का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा आइडियल एग्जाम्पल, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल किसी चीज का, मगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। हमको यहाँ पे क्या चाहिए? एक तरीके का एडजेक्टिव चाहिए ना, लेक लैंड सीन के बारे में बताना चाहिए किस तरीके का लेक लैंड सीन है ये। क्विंटेंसेंशियल का भी मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल से होता है, मगर ये है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, तो ये यूज हो सकता है। प्रपोर्शनल का मतलब तो नहीं होगा, अनुपात। कस्टमरी का मतलब होता है परंपरागत, ठीक है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? क्विंटेंसेंशियल का मतलब होता है कि परफेक्ट लेक लैंड सीन है, कि मतलब जैसा सीन इसमें बताया गया है उस हिसाब से एकदम परफेक्ट है। द स्टीप स्लोप्स अबव द वाटर, कह रहा है कि जब हम लोग पानी ये सब बह रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्टीप जो है पहाड़ियां हैं इस तरीके से। द सॉफ्ट कलर एंड हार्ड रॉक, बड़े बड़े पत्थर हैं, कलर जो है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं, जो बहुत अच्छा लगे देखने में। ऑल कंबाइनिंग इनटू समथिंग, कह रहा है ये सब चीजें मिलाकर डैश क्या चीज बना रही है? अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जिसको पहले कभी ना देखा गया हो या पहले कभी ना हुआ हो, तो ये कोई मतलब नहीं आ रहा है। मोनोलिथिक का मतलब एक बड़ा सा पत्थर मान लो, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ी विशाल चीज हो, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इनइमिटेबल का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो चीज एकदम अद्भुत हो, बहुत ही बढ़िया हो, जिसका कोई एग्जाम्पल हो ही ना, जिसको कॉपी ना किया जा सके, इनमिटेबल। तो
तो ये हो सकता है। कह रहा है कि ये सब चीजें जो बनाकर जितनी भी हैं, चाहे वो वाटर हो गया, स्टीप स्लोप्स हो गए, पहाड़ियां हो गई, वहां के कलर हो गए, वहां के पत्थर हो गए, ये सब चीज एक ऐसी चीज बना रहे हैं, इनमिटेबल बना रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। सिनोनिमस का मतलब तो नहीं होगा, समानार्थी शब्द। तो सी यहाँ पे बेस्ट होगा। ठीक है। आर बेस्ट लव्ड नेशनल पार्क द लेक डिस्ट्रिक्ट। राइटर कह रहा है कि हमारा जो पसंदीदा नेशनल पार्क है वो कौन से हैं? लेक डिस्ट्रिक्ट, पीक डिस्ट्रिक्ट, एरेरी एंड डार्ट मूर, ऑल ऑफिशियली ओपन 75 ईयर्स अगो इन 1951। की कह रहा है कि सब 75 साल पहले खुले थे, 1991 में। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग कैंपेन। कह रहा है कि ये जो रिजल्ट है ये एक बहुत ही बड़े कैंपेन का था। आर्ग्यूबली बिगन बाई वन ऑफ दोज रोमांटिक्स। कह रहा है कि जो नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे उन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया होगा। उनका नाम था विलियम वर्थ, a poet whose particular love for the lake led him to observe that the area should be a sort of national property। कह रहा है कि उनका जो विशेष प्यार था लेक्स को लेकर, तो उनका एक मानना था, उनका ये ऑब्जर्व करना था कि ये जो एरिया है ये एक तरीके की नेशनल प्रॉपर्टी है, मतलब सभी की प्रॉपर्टी है। इन विच, जिसमें एवरी मैन हैज अ राइट, सब इंसान के पास अधिकार है, एंड एन इंटरेस्ट हु हैज एन आई टू एंड डैश एंड अ हार्ट टू एंजॉय। और उनका कहना था कि उन्हीं का मतलब सबका अधिकार है, उन्हीं के लिए है ये सब चीजें, और उनके लिए हैं जो आंखों से देख सकते हैं और जिनके पास दिल है जिससे वो इसको उस पल को एंजॉय कर सकते हैं। हु हैज एन आई टू इनविजन। इनविजन का मतलब होता है कल्पना करना। वो उनके लिए मतलब अधिकार है जो कल्पना कर सकते हैं आंखों से देखकर। डायग्नोज का तो मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे, किसी चीज मतलब किसी बीमारी को डायग्नोज करना। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बारीकी से जांच करना, कोई मतलब नहीं है। परसीव का मतलब होता है किसी चीज को महसूस करना। हु हैज एन आई टू परसीव, हाँ परसीव हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि हमको वैसे टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए। इनविजन का मतलब होता है किसी चीज की कल्पना करना, मन में ही कल्पना करना। तो यहाँ कल्पना वाली बात नहीं आ रही, यहाँ पे आ रही है महसूस करने वाली बात। तो ये नहीं होगा, बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? परसीव। ठीक है। ये पैराजम्बल है, इसमें ए बी सी डी को आपको अरेंज करना है। ये ऑप्शन दिए, एक बार आराम से खुद से कर लो, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना। Following those online calls for retribution, defense forces were forced to dispatch troops to several villages to stop civilians from committing further acts of arson। कह रहा है कि ये जो ऑनलाइन मांग उठ रही थी प्रतिशोध, बदला लेने की, रिट्रीब्यूशन मतलब बदला लेने की, डिफेंस फोर्सेस जो थी उनको मजबूर होना पड़ा कि वो अपनी ट्रुप्स को भेजें बहुत सारे विलेजेस में, ताकि जो सिविलियंस हैं उनको आगजनी करने से रोका जाए। अर्सन मतलब आग लगा देना, आगजनी करना। दिस सडन सर्च इन वायलेंस, कह रहा है कि ये अचानक से ये जो विद्रोह या वायलेंस बढ़ गया है, बिगेन इसकी शुरुआत हुई थी आफ्टर एन 18-year-old teenage settler was killed on Saturday when a vehicle reportedly hit his quad bike। कह रहा है कि ये जो आगजनी या वायलेंस की स्टार्ट हुई है ये तब हुआ है जब एक 8 साल का जो टीनेज था, युवा लड़का था, उसकी सैटरडे को, शनिवार को हत्या कर दी जाती है, जब उसकी जो व्हीकल है, जब एक व्हीकल जो है उसकी जो क्वाड बाइक थी, क्वाड बाइक मतलब जिसमें 4 पहिए होते हैं, उससे जाके टकरा जाती है। इन रिस्पॉन्स टू दैट फैटल इंसिडेंट, कह रहा है कि ये जो बहुत ही ज्यादा भयावह इंसिडेंट हुआ था उसके रेस्पॉन्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स यूज्ड बाय दीज एक्सट्रीमिस्ट इमीडिएटली कॉल्ड फॉर अ वाइड स्प्रेड रिवेंज कैंपेन। कह रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप द्वारा उसको तुरंत यूज किया गया और उन्होंने मांग करी कि रिवेंज के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा विद्रोह होना चाहिए। Extremist Jewish settlers have carried out a spate of attacks on Palestinian villages in the occupied West Bank, setting fires to homes, vehicles and agriculture fields। कह रहा है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट ज्यूइश सेटलर थे जो कि वेस्ट बैंक में रह रहे थे, इन्होंने फिलिस्तीनियन विलेज के ऊपर अटैक काफ़ी किए और उनके घरों में आग लगा दी और उनके एग्रीकल्चर और उनके व्हीकल्स पे आग लगा दी। ठीक है। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? एक बार ऑप्शन देख लो, खुद ट्राई करने की कोशिश करो। देखो, फॉलोइंग दोज ऑनलाइन कॉल्स फॉर रिट्रीब्यूशन, डिफेंस फोर्सेज वर फोर्स्ड टू डिस्पैच ट्रूप्स टू सेवरल विलेज टू स्टॉप सिविलियंस फ्रॉम कमिटिंग फर्दर एक्ट्स ऑफ आर्सन। मतलब फर्दर का मतलब यह है कि पहले वो कुछ कर चुके हैं, दोबारा आगजनी करने से उनको रोका जाने के लिए उन्होंने ट्रूप्स जो है उस विलेज में भेज दिए। तो क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। अब दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया है।
मतलब किसी इंसिडेंट के लिए यूज हुआ है, तो क्या इसको हम पहला सेंटेंस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सी को देखो, इसके रेस्पॉन्स में ये जो व्हाट्सएप ग्रुप था जो कि यूज किया गया दीज, फिर से देखो यहाँ पे दीज किसके लिए यूज किया गया है? पहले किसी की बात हुई होगी तभी तो दीज का यूज किया जाएगा, तो इसको भी नहीं ले सकते। तो क्यों ना पहले हम डी को लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट जूइश सेटलर्स हैव कैरीड, कह रहा है ये जो जूइश सेटलर थे जो कि ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में थे, उन्होंने अटैक किया, ठीक है, तो डी हो गया। अब ये बता रहा है कि आखिर इन्होंने, पहले तो यहां पे ये बताया गया डी में कि अटैक कर दिया गया, इतने लोग मार दिए गए, आग जला दी गई। अब बाद में लेके आ रहा है रीजन कि ऐसा क्यों किया गया। अब बी में देखो दिस, अब ये जो इन्होंने काम किया उसका बता रहे हैं दिस सडन सर्ज इन वायलेंस, ये जो उग्र लोग वायलेंस बढ़ गया है इतना ज्यादा, वो 18 साल के टीनेजर के मरने के बाद हुआ। तो डी बी, जब ये इंसिडेंट हो गया उसके रेस्पॉन्स में, ये जो फैटल इंसिडेंट हुआ उसके रेस्पॉन्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो एक्सट्रीमिस्ट द्वारा, दीज कौन, ये एक्सट्रीमिस्ट ज्यूइश सेटलर्स जो है इनके द्वारा एक बड़े रिवेंज कैंपेन की मांग की गई ऑनलाइन। तो डी बी सी। अब बाद में ए हो गया कि भाई इनको आगजनी करने से रोका जाए, इसीलिए जो डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने अपना ट्रुप जो है वो विलेजेस में भेज दिए। तो डी बी सी ए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।